Hi everyone. So today in this tutorial, आज हम ये जो प्रॉब्लम है एच सी वर्मा का, दिस इज़ अ वेरी गुड प्रॉब्लम, इसे डिस्कस करेंगे. नॉट ओनली डिस्कस बट हम ऐसे भी चेंजेस डिस्कस करेंगे जो इस प्रॉब्लम को और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, और साथ में इस कंसेप्ट पे और क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट किए जा सकते हैं वो भी डिस्कस करेंगे. सो लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप. सो पहले ये क्वेश्चन क्या कह रहा है. लेट मी स्टार्ट दिस क्वेश्चन. लेट्स रीड आउट द स्टेटमेंट फर्स्ट. यहाँ पे दो फ्रेंड्स है, टू फ्रेंड्स ए एंड बी. दे आर स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस एक्स अपार्ट. ओके. सो टू फ्रेंड्स, दे आर स्टैंडिंग ऑन अ ओपन फील्ड, ओपन फील्ड में, और विंड जो है वो ब्लो कर रहा है फ्रॉम ए टू बी. विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम ए टू बी. सो लेट्स ड्रॉ द डायग्राम. ये यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है. उनके बीच का जो डिस्टेंस दे रखा है वो एक्स है, ठीक है, ओपन फील्ड में, और जो विंड है वो ए टू बी ब्लो कर रहा है, समथिंग लाइक दिस. नाउ A beats a drum and B hears the sound T1 time after he sees the event. So A एक ड्रम है, उसे बीट करता है, तो जैसे ही वो ड्रम को बीट करेगा तो साउंड वेव्स निकलेंगी इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शंस, और एक साउंड वेव बी की तरफ भी मूव करेगी, राइट, बी की तरफ भी मूव करेगी, और जब वो बी को मिलेगी तो उसे उस साउंड को, जो साउंड है वो सुनाई देगा. बीटिंग ऑफ द ड्रम का जो साउंड है उसे सुनाई देगा. तो उसमें कितना टाइम लग रहा है, T1. फाइन. After he sees the event, fine. A and B interchanges their position and the experiment is repeated. अच्छा, तो इसे हम केस 1 ले लेते हैं, और केस 2 की बात करते हैं. जब A और B अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर लेते हैं तो B यहाँ पर आ जाएगा और A इसकी जगह पर चला जाएगा, और एक्सपेरिमेंट रिपीट हो जाएगा. रिपीट होने का मतलब है कि अगेन A जो है एक ड्रम लाएगा और उसे बजाएगा, उसे बीट करेगा, तो साउंड वेव निकलेगा और वो B तक पहुंचेगा और बी को वो सुनाई देगा. तो इस बार जो विंड है वो सेम इसी डायरेक्शन, जैसे जिस डायरेक्शन में पहले था उसी डायरेक्शन में रहेगा, क्योंकि ए और बी ने अपनी पोजीशंस को इंटरचेंज किया. तो जो विंड है वो जैसे पहले फ्लो हो रहा था उसी डायरेक्शन में फ्लो होता रहेगा, ठीक है. जैसे अगर हम बात करें लेफ्ट टू राइट, तो अभी भी लेफ्ट टू राइट ही है. नाउ दिस टाइम बी हियर्स द ड्रम T2 टाइम आफ्टर ही सीज द इवेंट. ओके, सो इस बार सेकेंड टाइम में T2 टाइम लगता है. कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द साउंड इन स्टिल एयर V. ओके, सो इसमें दे रखा है कि जो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन स्टिल एयर है उसे आपको V लेना है. V इज अ वेरिएबल. तो जैसे हम फर्स्ट केस की बात करें, चलो एक दूसरा कलर यूज करते हैं. तो हम जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है इन स्टिल एयर उसे रिप्रेजेंट करेंगे विद दिस ग्रीन कलर. ओके, सो दिस इज V. V क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन स्टिल एयर. जैसे फर्स्ट केस में A टू B इस डायरेक्शन में जाएगा और सेकेंड केस में A टू B इस डायरेक्शन में जाएगा. फाइन. और U क्या है, U इज द वेलोसिटी ऑफ द विंड. जो विंड फ्लो कर रही है उसकी वेलोसिटी है. तो दोनों ही केस में वो लेफ्ट टू राइट है, तो उसे हम डिनोट करते हैं विद सम दिस ब्लू कलर, दिस येलो कलर. सो दिस इज आवर U. U क्या है, स्पीड ऑफ द विंड. सो इस केस में भी यहाँ पर U होगा से, क्योंकि U का डायरेक्शन अभी चेंज नहीं हुआ है, ठीक है. U जैसे पहले था वैसे ही अभी है. फाइन. सो हमें निकालना है U और V. हमारे पास दो वेरिएबल है. हाउ मेनी वेरिएबल्स वी हैव, टू वेरिएबल्स. सो नाउ यू नो दैट आपको कितनी इक्वेशंस चाहिए, दो इक्वेशंस चाहिए. आपके पास दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन चाहिए, और आप आसानी से देख सकते हो कि दो इक्वेशन कहाँ से बनेगी, दो केसेस है हमारे पास, दोनों से वी कैन इजीली फाइंड वन इक्वेशन फ्रॉम ईच केस एंड वी कैन इजीली गेट टू इक्वेशन. तो चलो पहले केस की बात करते हैं. पहले केस में क्या होगा कि ए से जब साउंड वेव्स निकलेगी, इस ड्रम से साउंड वेव्स निकलेंगी, तो वो स्टिल एयर में v वेलोसिटी से आगे जाएंगी, राइट. सो v वेलोसिटी से वो आगे के तरफ जाएंगी इस तरह से. ये हो गया स्पीड ऑफ द साउंड वेव इन स्टिल एयर. बट अगर यहां पर विंड भी है तो वो उसे फर्दर आगे ले जाएगी, राइट. कितना आगे ले जाएगी,
u डिस्टेंस। सो अगर मैं कहूं कि साउंड वेव 1 सेकेंड में v आगे की तरफ मूव करती है, तो फर्दर जो साउंड वेव है वो फर्दर उसे विंड के कारण u और आगे ले जाएगी। अगर साउंड वेव v डिस्टेंस ट्रेवल करती है इन स्टिल एयर, तो जो विंड है वो फर्दर उसे u आगे ले जाएगी। तो जो नेट वेलोसिटी ऑफ द साउंड वेव इन फर्स्ट केस आ रहा है वो आ रहा है u प्लस v। और जो वेलोसिटी होता है वो उसे हम डिस्टेंस और टाइम के टर्म में क्या लिख सकते हैं, x अपॉन टी वन। सो फर्स्ट केस में डिस्टेंस तो x है और टाइम t1 लग रहा है, सो सिंपली x अपॉन टी वन। सो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन यू कैन इजिली राइट कि क्या होगा, साउंड का जो स्पीड है, साउंड वेव इस डायरेक्शन में a टू b मूव करेगी, इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से, बट जो विंड है विंड उसे अपोज करेगा। तो जो नेट वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव हो जाएगा इन सेकेंड केस वो कितना हो जाएगा, v माइनस यू, v माइनस यू, राइट। v वेलोसिटी से साउंड वेव आगे की तरफ जाएगा बट विंड उसे वापस पुश कर देगा, मींस अपोज करेगा विथ अ वेलोसिटी u। सो v माइनस यू, दिस इज द नेट वेलोसिटी ऑफ द साउंड वेव इन केस 2। और इसे आप क्या लिखोगे, डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है, x सेम ही है, और टाइम इस बार t2 है। सो ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई। हमने बस डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड वाला रिलेशन यूज किया है, नथिंग एल्स। सो दो इक्वेशन, दो वेरिएबल आ गए हैं। अब आप इजीली सॉल्व कर सकते हो u और v के लिए। सो चेक करो कैसे करेंगे। हमें v निकालना है, तो v कैसे निकालोगे, पहले तो मैं कलर चेंज कर लूँ। चलो v निकालेंगे, सिंपल दोनों को ऐड कर लो, है ना, तो v निकल जाएगा। तो देखो क्या आ रहा है, 2v जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है x, कॉमन ले लेते हैं, x 1/t1 प्लस 1/t2 आ रहा है। और यहाँ से यू कैन सी व्हाट इज v, दैट इज अपॉन x अपॉन 2 1/t1 प्लस 1/t2। अगर आपको u निकालना है तो क्या करोगे, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर दो। सो आपके पास आ जाएगा ट्वाइस ऑफ u इज इक्वल टू, x कॉमन निकाल लो, 1/t1 माइनस 1/t2 आ रहा है, चेक करो। और यहाँ से u निकल के आ जाएगा x अपॉन टू 1/t1 प्लस 1/t1 माइनस 1/t2। सो ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था, सॉल्व हो गया। सो इस कंसेप्ट पे और किस टाइप के प्रॉब्लम बनते हैं, जनरली इस कंसेप्ट पे रिवर बोट वाले प्रॉब्लम बनते हैं। मैं क्विकली बता देता हूँ। जैसे एक रिवर है, ठीक है, हम बात करते हैं, हमारे पास अगर एक रिवर है इस तरह से, और उसमें पानी फ्लो कर रहा है, या फिर स्ट्रीम है, रिवर का जो वाटर है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है विद अ वेलोसिटी u। u क्या है, स्पीड ऑफ द वाटर ऑफ द रिवर में जो वाटर है उसकी स्पीड है। और एक हम बोट ले लेते हैं, एक बोट है, इस तरह से कुछ बोट है, और बोट की स्पीड इन स्टिल वाटर, मतलब बोट जिस स्पीड से स्टिल वाटर, जैसे स्टिल वाटर कहाँ होता है, पॉन्ड्स वगैरह में, ठीक है, तो पॉन्ड में पानी रुका हुआ होता है, तो उस रुके हुए पानी में जिस स्पीड से बोट ट्रेवल कर सकता है, दैट इज द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, उसे हम v ले लेते हैं, ठीक है, v। सो एक केस लेते हैं डाउन स्ट्रीम का। सो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, दिस इज द केस ऑफ डाउन स्ट्रीम। इसमें हम कहते हैं कि जो बोट है वो रिवर के फ्लो के डायरेक्शन में ही मूव कर रही है। ओके, सो इस केस में आपकी जो नेट वेलोसिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, v प्लस यू। देखो v, 1 सेकेंड में बोट v आगे आएगा, फर्दर जो पानी है रिवर का उसे फर्दर u और आगे ले जाएगा 1 सेकेंड में, तो जो नेट वेलोसिटी आ जाएगी ऑफ द बोट इन डाउन स्ट्रीम केस वो कितनी आ जाएगी, v प्लस यू। और अगेन अगर वो t1 टाइम में d डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो आप लिख सकते हो स्पीड v प्लस यू इज इक्वल टू जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया अपॉन t1। ये केस 1 हो जाएगा। अब केस 2 में क्या करना है, सिंपल, इसी रिवर में आप स्ट्रीम वाला केस कंसीडर करो कि अगर वो बोट, ये तो स्पीड ऑफ वाटर है वो तो चेंज नहीं होगी, राइट, एक जिस डायरेक्शन में पानी फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में करता रहेगा। अब ये बोट है, ये बोट इस बार अप स्ट्रीम फ्लो कर रही है, अप स्ट्रीम मतलब अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द रिवर, रिवर के जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उसके अपोजिट। सो लेट्स टेक इट v। इस केस में नेट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बोट की, देखो v आगे जाएगा बोट, बट जो वाटर है उसे वापस कितना ले आएगा u।
सो जो नेट वेलोसिटी ऑफ द बोट इन अप स्ट्रीम केस वो कितनी आएगी, v माइनस यू। और अगर वो सेम डिस्टेंस d इस बार कितने टाइम में ट्रेवल करती है, t2 टाइम में, सो आप स्पीड को लिख सकते हो डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो ये आपका दो इक्वेशन निकल के आ गया। ये आपका वन इक्वेशन है और टू। जनरली इस टाइप के क्वेश्चंस में भी आपको क्या देगा, आपको डी दे देगा, T1 दे देगा, T2 दे देगा, T1 अप स्ट्रीम T1 डाउन स्ट्रीम, T2 अप स्ट्रीम, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रही है बोट ये दे देगा, और U और V पूछेगा। इनफैक्ट अगर मैं इसे और जनरलाइज करूं तो आपको यहाँ पे 5 पैरामीटर्स देखने को मिलेंगे। U है, V है, D है, T1 है और T2 है। और आपके पास इक्वेशन कितनी बचेंगी, हम मीन्स हर बार आप दो इक्वेशन इजीली फॉर्म कर सकते हो। सो आपको इनमें से दो वेरिएबल्स अननोन होंगे, दो पैरामीटर एज अ वेरिएबल दे देगा, जैसे u और v दे दिया, और ये जो तीन है ना, तीन पैरामीटर्स आपको हमेशा गिवन होंगे। सो इजीली दो वेरिएबल और दो इक्वेशन आपने जो बनाई है, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड, इससे इजीली सॉल्व हो जाएगी। सो दैट इज नॉट अ बिग इशू। अगर आप इस प्रॉब्लम को कंपेयर करो विद द प्रॉब्लम वी हैव जस्ट सॉल्व, तो अगर आप उसमें रिलेशन निकालो तो जो काम यहाँ पे रिवर का है, रिवर का है, वही काम वहां पे कौन कर रहा है, विंड। इस केस में जो काम रिवर कर रही है, जो u वेलोसिटी से एक कांस्टेंट डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये काम हमारी जो प्रॉब्लम गिवन है उसमें कौन कर रहा है, विंड कर रहा है, इजंट इट। और इस केस में जो रोल बोट प्ले कर रहा है, वो रोल हमारी प्रॉब्लम में कौन प्ले कर रहा है, साउंड वेव, इजंट इट। यू कैन कंपेयर कि जो बोट था, जैसे एक बार अप स्ट्रीम एक बार डाउन स्ट्रीम, एक बार जो रिवर जो बोट है वो रिवर के डायरेक्शन में फ्लो किया और एक बार रिवर के अगेंस्ट फ्लो किया। सिमिलरली साउंड वेव एक बार विंड के डायरेक्शन में फ्लो किया, एक बार विंड के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो किया। जब सेम डायरेक्शन में फ्लो करेंगे तब उनकी स्पीड ऐड हो जाएगी, और जब अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेंगे तो जो नेट स्पीड है वो सबट्रैक्ट हो जाएगी। और we can easily write that as in terms of distance and time, d upon t। so इस तरह से ये प्रॉब्लम, इस तरह के कंसेप्ट पे you can easily solve this kind of problem। अब बात करते हैं कि और क्या चेंजेस हो सकते हैं इस प्रॉब्लम में। so अगर हम यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप लास्ट स्टेटमेंट पढ़ो कि नेग्लेक्ट द टाइम लाइट टेक्स इन ट्रेवलिंग बिटवीन द फ्रेंड्स। ओके, सो इसका क्या इंपॉर्टेंस है अब हम ये डिस्कस करते हैं। और अगर ये स्टेटमेंट नहीं होता और अगर ये कहता कि यू हैव टू कंसीडर द टाइम दैट लाइट इज टेकिंग टू ट्रेवल बिटवीन टू फ्रेंड्स, तब हम इसे कैसे अप्रोच करते, तब ये प्रॉब्लम थोड़ा और इंटरेस्टिंग हो जाता। तो चलो बात करते हैं। पहले तो बात करते हैं कि ये जो फ्रेंड ए है और ये जो फ्रेंड बी है, ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस x था। और जब ए जो है ड्रम को बीट करेगा, मैं केस ए की बात कर रहा हूं, केस ए की, ठीक है, या केस वन लिया था हमने शायद, फर्स्ट केस है ना, केस वन। सो जब ए ने ड्रम को बीट किया था तब क्या होगा कि यहां से लाइट वेव्स भी आएंगी, ठीक है, लाइट वेव्स निकलेंगी जो कि बी तक पहुंचेगी, और साउंड वेव्स भी होगी। अब जब लाइट वेव्स बी तक पहुंचेंगी, मान लो t इज इक्वल टू 0 पे ए ने ड्रम को बीट किया, तो बी को क्या वो t इज इक्वल टू 0 पर ही दिखाई दे देगा, नहीं। जब ये जो लाइट वेव्स हैं ये बी तक पहुंचेंगी तब बी को दिखाई देगा कि ए ने ड्रम को बीट किया है। सो अगर मैं स्पीड ऑफ लाइट c ले लूं, c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। सो अगर t इज इक्वल टू 0 पे उसने ड्रम को बीट किया है ए ने, तो बी को कब दिखाई देगा, बी को दिखाई देगा आफ्टर टाइम t, लाइट ले लेते हैं, t ऑफ लाइट, वो कितना होगा, जितना डिस्टेंस है अपॉन c, इतना टाइम लेगी लाइट वेव्स टू ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी। और जब ये वेव बी तक पहुंच जाएंगी तो बी को दिखाई दे देगा कि ए ने ड्रम बीट किया। अब पीछे पीछे साउंड वेव्स भी आएंगी, इजंट इट, साउंड वेव आएंगी, तो कितना टाइम साउंड वेव लेंगी, टाइम टेकन बाय साउंड वेव को टी साउंड कह देते हैं। तो x अपॉन साउंड वेव का स्पीड कितना था फर्स्ट केस में, रिमेंबर कितना था, v, एक तो स्पीड ऑफ द साउंड इन स्टिल एयर, और उसको विंड सपोर्ट कर रही थी तो v प्लस यू था, सो v प्लस यू। अब ये हो गया t ऑफ साउंड और t ऑफ लाइट। सो अगर आप क्वेश्चन स्टेटमेंट देखो तो उसने कहा है कि
यू हैव टू नेग्लेक्ट दिस टी लाइट। ऐसा क्यों कहा है उसने? क्योंकि जो सी है स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ लाइट वो बहुत ज्यादा होता है। सो अगर स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा होगा, ऑलमोस्ट 10⁻⁸, इट इज वेरी हाई साउंड। जो लाइट वेव्स है वो बहुत तेजी से ट्रेवल करती है। सो ये जो टाइम निकल के आएगा आपका टी लाइट सी डिनोमिनेटर में, तो जो टी लाइट आएगा वो बहुत लेस आएगा। इफ सी इज वेरी हाई देन टी C is very high, then T of light will be very small, very small. So इसीलिए उसने कहा है कि आप इसे इग्नोर कर सकते हो। बट अगर वो कहता कि आपको इसे इग्नोर नहीं करना है, तब उस केस में हम कैसे इक्वेशन लिखते हैं? सो देखते हैं T1, हम जो T1 है वो क्या है, हमें इक्वेशन लिखनी है। सो व्हाट इज T1? बैक जाते हैं, क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या कह रहा है? T1 देखो, A beats the drum and B hears the sound T1 time after he sees the event। मतलब T1 क्या है? वो टाइम ड्यूरेशन है जब उसे देखा कि ड्रम बीट हुआ है और जब उसे आवाज सुनाई दी। सो अगर आप इस वापस इक्वेशन पे आओ तो देखो, पहले उसके पास लाइट वेव्स आ जाएंगी। लाइट वेव्स जैसे ही आएंगी उसे दिख जाएगा कि ड्रम बीट हुआ है। पीछे पीछे कौन आएगा? पीछे पीछे आएगा साउंड वेव्स। और साउंड वेव आएगा तो उसे पता चल जाएगा, जब साउंड वेव पहुंचेगा तो उसे पता चल जाएगा, साउंड सुनाई देगा। लाइट वेव आ गया, दिखाई देगा, और फिर साउंड वेव आया तो सुनाई दे जाएगा। तो उनके बीच का जो ड्यूरेशन है वो T1 है। सो एक्चुअल में T1 क्या है? T ऑफ साउंड माइनस T ऑफ लाइट। देखो, T ऑफ साउंड बड़ा होगा क्योंकि साउंड वेव पीछे पीछे धीरे धीरे आ रही है और लाइट वेव जल्दी से आ गई, तो दिखाई देने और सुनाई देने के बीच का जो टाइम है वही T1 है। सो एक्चुअल में आपका जो T1 है ना, वो है T साउंड, दैट इज x अपॉन v प्लस यू माइनस x अपॉन सी। दिस इज यूर इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन। चलो अब सेकंड केस की इक्वेशन भी लिख ही लेते हैं। सेकंड केस में क्या था? यहां पर a था, नॉट, यहां पर b था और यहां पर a था, और a ने ड्रम को बीट किया था। ठीक है, जैसे ही ड्रम बीट करेगा, अभी बताओ टी लाइट क्या होगा? टी लाइट क्या है कि जितने टाइम बाद t इज इक्वल टू 0 पे तो ड्रम बीट हो जाएगा। टी लाइट है जितने टाइम के बाद B को दिखाई देगा कि A ने ड्रम बीट किया है, वो कितना होगा? जितना ये डिस्टेंस है और डिवाइडेड बाय द C। C क्या है? स्पीड ऑफ द लाइट वेव्स। और अगर मैं बात करूं T ऑफ साउंड की, जितनी देर बाद साउंड उसको सुनाई देगा वो कितना होगा? x अपॉन व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन सेकेंड केस? देखो, v तो स्पीड ऑफ साउंड था इन स्टिल एयर, और फर्दर उसे अपोज कौन कर रहा था? u उसे फर्दर रिड्यूस कर रहा था, तो नेट स्पीड कितनी आ गई थी? v माइनस यू, तो ये v माइनस यू सेकेंड केस में। और T2 क्या है? दिखाई देने और सुनाई देने के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है वो, तो मतलब T साउंड माइनस T लाइट, दैट इज x अपॉन v माइनस यू माइनस x अपॉन सी। सो ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है। सो इस तरह से यू कैन अगेन सॉल्व फॉर u एंड v। सो अगर आपको u एंड v, अगर आपको वो स्टेटमेंट लिखा नहीं देता कि आपको नेग्लेक्ट करना है, तब उसकी जगह पर वो आपको क्या देता? c क्या है? स्पीड ऑफ द लाइट वेव। तो अगर आप लाइट वेव इग्नोर नहीं करते हो, देन ऑल्सो यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, इजंट इट? सो एक्चुअली में उसने जो केस कंसीडर किया है वो ये केस है कि C इज वेरी ग्रेटर देन V, एज वेल एज C इज ग्रेटर देन U। सो अगर C बहुत ज्यादा है U और V के कंपैरिजन में, सो ये जो टर्म होगा, ये वाला जो सेकंड वाला टर्म है, वो बहुत छोटा होगा इस टर्म से, इजंट इट? देखो, इसके डिनोमिनेटर में C है और इसके डिनोमिनेटर में U एंड V के टर्म्स है। सो इसके डिनोमिनेटर का जो टर्म है वो बहुत छोटा है एज कंपेयर टू द टर्म ऑफ दिस टर्म, दिस डिनोमिनेटर ऑफ दिस टर्म। सो ये जो टर्म है ये नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू दिस टर्म। सो यही आपका केस आ गया। यही इक्वेशन हमने लिखी थी, अगर आपको याद हो तो, x अपॉन v माइनस यू। जब फर्स्ट केस हमने उसे इग्नोर किया था तब हमने यही इक्वेशन लिखी थी। सिमिलर आप सेकंड जो फर्स्ट इक्वेशन है इसे भी चेक कर सकते हो। ये वाला जो टर्म है ये बहुत छोटा है इस कंपेयर के टर्म में, क्यों? क्योंकि जो c है वो बहुत बड़ा है u और v के टर्म्स में। तो अगेन अगर आप इसे नहीं लिखते हो तो यही हमारी इक्वेशन 1 थी जो हमने पहले लिखी थी। तो इस तरह से हमें वापस वही इक्वेशन मिल गई। बट जनरलाइज वे में अगर हम अच्छे क्वेश्चन की बात करें तो हम सी को बिना इग्नोर किए भी
वी कैन इजिली क्रैक दिस प्रॉब्लम प्रोवाइडेड वी नो द वैल्यू ऑफ सी। सी का वैल्यू वो आपको प्रोवाइड करेगा, क्योंकि आपके पास दो ही इक्वेशन है और मैक्सिमम 2 वेरिएबल्स कैन बी सॉल्व, यू एंड वी कैन बी सॉल्व एंड ही विल प्रोवाइड यू द वैल्यू ऑफ सी। ओके, सो इस तरह से यू कैन क्रैक दिस प्रॉब्लम। ओके, सो जनरल थिंग आई वांट टू सजेस्ट कि जब भी आप इस तरह का प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, कोई भी प्रॉब्लम, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, सो मेक श्योर कि आप उसे इस तरह से सॉल्व करो कि उसमें अगर कोई वेरिएशंस आते हैं या फिर अगर थोड़ा सा घुमाने की कोशिश करता है क्वेश्चन, जो भी एग्जाम है, तो यू शुड बी एबल टू डू इट। और वो कब होगा? जब आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के साथ साथ थोड़ा टाइम लेके प्रॉब्लम के वेरिएशंस के बारे में भी सोचो एंड मेक श्योर कि आप यू नो इस तरह से सोच रहे हो कि अगर इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस आते हैं देन यू शुड बी एबल टू डू इट। और इस तरह के अगर आपको प्रॉब्लम्स हैं, लाइक अगर आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और आपको लगता है कि इस तरह आई कैन सॉल्व इट बाय दिस मेथड आल्सो, और यू आर स्टक समवेयर कि सम you know some method to solve that but not able to solve it, then उस केस में you can contact me in my telegram group. The link is already given in the description, so just send that problem, we can discuss ki, that problem whatever you are facing difficulty, so we can easily sort it out. Okay, so okay, fine, then take care, bye, and keep working hard, and best of luck for your exams.